Hello, class 10. So, we need to proceed further. Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. अब हम जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो पाथवे है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे। और एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ये बात इंश्योर करना होता है कि उनको एक ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो सफिशिएंट अमाउंट में है कि नहीं, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में अगर नहीं होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर सही प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी ये सब नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी ये बनेगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो फिर लैक्टिक एसिड वाला बात हो जाएगा। So we have seen that the plant exchanges gases through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. प्लांट के अंदर ये डिफ्यूज़न का केस होता है, जहाँ पर ये हर सेल को एयर के कांटेक्ट में होना होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम और आउट इनटू द एयर, वहाँ से वो एक्सचेंज करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, बाहर में एकदम साफ़ एयर है या मॉइस्चर है या धुंध है या काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, डिपेंड करता है कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है और फिर प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अब प्लांट जो है वो रात के समय में कर रहा है या दिन के समय में है, तो आप जानते हैं एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो जब CO2 रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, तब CO2 को एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी चल रहा होता है उस टाइम। ड्यूरिंग द डे, जब दिन में CO2 इज जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इट इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दिन में क्या होता है, CO2 को प्लांट यूज़ कर रहा होता है, हैंस देर इज़ नो CO2 रिलीज। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। लेकिन ऑक्सीजन का रिलीज़ जो है रात में नहीं दिन में हो रहा होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होगा तभी ऑक्सीजन का रिलीज़ होगा। इट मीन्स प्लांट्स ऑक्सीजन का रिलीज़ करता है दिन में, रात में नहीं करता। Animals have evolved different organ for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. हालांकि जो एनिमल्स हैं उन्होंने एक अलग मेथड बना रखा है, उनके पास ऑर्गन ही है, लंग्स अलग से इस काम के लिए, जहाँ पर वो O2 का इनटेक करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करता है। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड वाटर जो होता है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व ऑक्सीजन होते हैं वाटर के अंदर, वही वाला ऑक्सीजन उनको यूज़ करना होता है, जो कि बहुत स्लो है। सो देर इज़ नॉट मच ऑक्सीजन, देर इज़ नॉट मच ऑक्सीजन अवेलेबल टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो उनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होता नहीं है। यही कारण है कि वेल्स को बार बार जो है वो छलांग लगा के वापस पानी के सतह पर ऊपर छलांग लगा के आना पड़ता है, क्योंकि वो मैमल है और एक बड़ा जानवर है, बड़ा फिश है, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, सिर्फ उतने से काम उनका नहीं चलता है। सो वेल्स को आप पाएंगे समुंदर में कि हर थोड़े समय के बाद वो छलांग लगा के एयर में आता है। एक्चुअल में वो ऑक्सीजन लेने के लिए आता है, क्योंकि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उनसे उनका काम नहीं चलता है। एंड डू रिमेंबर कि वेल इज़ अ मैमल। तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अब आइए, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। लेकिन जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं वो आराम से ब्रीथ कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। मोस्ट ऑर्गेनिज्म therefore need to take in oxygen from the surrounding and release carbon dioxide. The oxygen that live in the water use the oxygen dissolved in water. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air,
the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism. अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जब जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो वो फ्रिक्वेंटली सांस लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो ले सके, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर जो ब्रीदिंग रेट होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे आप अक्सर देखिएगा कि जो लोग हाई माउंटेन वगैरह पर रहने वाले लोग होते हैं उनके नाक थोड़े चिपटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब नाक चिपटा होगा तो उनकी जो नेज़ल ओपनिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो खासकर जो नेपाल के काठमांडू के लोग होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके नाक आप देखेंगे कि थोड़े चिपटे होते हैं ताकि उनके जो ओपनिंग है नाक की वो थोड़ी चौड़ी हो और फिर ज़्यादा एयर वो ले सके, सो दैट कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको मिल सके, है ना। तो ये वाली बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद आइए yes, terrestrial organism use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organ in different animal, and all these organ have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. And since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, this surface is very fine and delicate. In order to protect the surface, it is usually placed within the body. So there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is a mechanism of moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो ये हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से आसानी से ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और डिफरेंट ऑर्गन होते हैं डिफरेंट एनिमल के अंदर, उनके स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से होते हैं कि उनके यहाँ सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए जहाँ पर वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कर सके, उस सरफेस के बारे में कहा कि बहुत फाइन और डेलिकेट होते हैं, बहुत पतले, और ऐसा कि एक्सचेंज आसानी से हो सके। और फिर इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये होता है कि ये सरफेस बॉडी के अंदर होता है ताकि आसानी से जो एयर का इनटेक है वो हो सके। और इसके साथ साथ एक मैकेनिज़्म होता है जो एयर को इन और आउट, मतलब उस सरफेस एरिया के अंदर और बाहर ऑक्सीजन को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करने की अनुमति देता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर आई है, इन ह्यूमन बींग्स 6.9 फिगर आप देखिए, नेक्स्ट पेज पर है ये, अभी हम आपको दिखाते हैं वो फिगर। ये देखिए ये फिगर है। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स and the air passing through the nostril is filtered by the fine hairs that line the passage so that the air going into the body is free of dust and other impurities. कहता है कि यही वो मैं बात कर रहा था कि जब एयर अंदर लेते हैं तो नाक के अंदर हेयर होते हैं, नाक के अंदर नॉस्ट्रिल के अंदर, और ये क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, इसको फिल्टर करते हैं ताकि एयर जो बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है that must be free from dust and other impurities, डस्ट पार्टिकल हो कोई और impurities हो, इन सब से फ्री होते हैं। The passage is also lined with mucus, और म्यूकस होता है नाक के अंदर, नोजी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बार बार साफ़ करते रहते हैं, अच्छी बात है, हमें साफ़ करते रहना चाहिए। ये म्यूकस जो होता है इस फिल्ट्रेशन को बहुत हेल्प करता है। इस फिल्टर इस म्यूकस होकर के जब एयर गुजरता है ना तो जितनी सॉलिड पार्टिकल्स होती है वो सब यहीं पे छन के रह जाती है। द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू द लंग, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, आप देख सकते हैं फिगर में, वेरी मच क्लियर है। दिस इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, और ये जो कार्टिलेज होते हैं ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो थ्रोट है ये चोक ना करे, ये कभी भी, है ना, ये कोलैप्स ना करे। कई बार आप देखते हैं पाइप जो है वो चिपट जाता है तो क्या होता है कि पैसेज बंद हो जाएगा, है ना। तो ये काम बचता है, वहाँ पर नहीं हो पाता है।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपको रिवाइज करूँ इस हाँ चलिए, हम लोगों ने यहाँ से देख लिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने देख लिया। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले बाहर फिगर में क्या था, नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद नेज़ल पैसेज है, फिर नेज़ल कैविटी है, फेरिंग्स है, इसोफेगस के पास लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, वहाँ से वो अब ये लंग्स में पहुँचेगा ट्रैकिया के बाद। तो ट्रैकिया के बाद लंग्स में क्या आ जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, देन अल्वेओली है, और अल्वेओली के ऊपर में कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ये अल्वेओली और ब्लड कैपिलरीज ये दोनों चीज़ सिंगल सेल थिक होते हैं, मतलब इतना पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि एक सेल का मेम्ब्रेन बचता है, और फिर डिफ्यूज़न बड़े आसानी से ऑक्सीजन जो है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस अल्वेओली में आ जाते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। ड्यूरिंग इन्हेलेशन द थोरेसिक कैविटी जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड करता है, फिर जब एयर हम वहाँ से निकालते हैं तो थोरेसिक कैविटी जो है थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिब्स लिफ्ट अप होता है इन्हेलेशन में, और रिब्स मूव डाउनवर्ड एक्सहेलेशन में। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप ड्यूरिंग इन्हेलेशन और बिकम डोम शेप्ड, वो ऊपर गोल सा डोम शेप बनता है एक्सहेलेशन में। वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज करता है क्योंकि हम इनहेल कर रहे होते हैं, एयर अंदर ले रहे होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ द लंग डिक्रीजेज क्योंकि एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। अब आइए थोड़ा इस फिगर को देख लीजिए, इनहेलेशन के टाइम में क्या हो रहा है। अब देखिए डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, एक्सहेलेशन में डोम शेप बन रहा है ना। तो इस फिगर को भी बनाइएगा, इसको थोड़ा देर और रोक देते हैं ताकि आप इसको पॉज करके और इस पेयर को बना सकते हैं, इस दोनों फिगर को बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वेओली, अल्वेओलस कहते हैं सिंगल अल्वेओली को, अल्वेओली प्लूरल है, अल्वेओलस, ब्लड एंड टिश्यूज़ को देखते हैं। देखिए एयर जो हम लंग्स के थ्रू लेते हैं अल्वेओली में गया और रिच है O2 में, तो वो ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में कैसे जाता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है, बाइंड होता है RBC में। O2 इज रिलीज्ड इन अल्वेओलर थ्रू ब्लड वेसल्स टिश्यू। अब दूसरा, ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जो रिलीज हुआ है ब्लड में वो डिजॉल्व होता है ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के थ्रू ये रिलीज हो जाएगा किस में, अल्वेओली में, और अल्वेओली से बाहर वो वापस ऊपर की तरफ आप देखिए यहाँ पे अल्वेओली से वापस ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में होते हुए नेजल कैविटी होते हुए बाहर वो आ जाएगा, ठीक है। तो सेंड थ्रू नॉस्ट्रिल फ्रॉम टिश्यू। अब आइए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, है ना। ये टेरेस्ट्रियल जो नहीं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करता है, फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है व्हेल का, जो मैंने बताया आपको। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो यूज़ करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। वाटर में डिजॉल्व H2O है ना, H2O वाटर, तो ये जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है वही वाला ऑक्सीजन यूज़ करता है ये। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि व्हेल, चूँकि वो मैमल है उसके पास लंग्स होता है, तो वो एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन लेने के लिए हर कुछ समय के बाद वो छलांग लगाता है, पानी से बाहर ऊपर आता है और यूं एक सर्कुलर मोशन मार के फिर वापस पानी में जाता है, और इस बीच में वो काफ़ी सारा ऑक्सीजन ले लेता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, respiration in plant is simpler than the respiration in animals. Gaseous exchange occurs through stomata in leaves, आप जानते हैं। lenticels in stems, आप देखिएगा lenticels कहते हैं एक पतला सा स्टेम जो है वो बाहर निकलता है, और कई बार वो एंकरिंग के लिए, एंकरिंग कहते हैं पकड़ को, किसी चीज़ को पकड़ना। तो आप देखिए होइएगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर से एक धागा सा ऐसा निकलता है, और वो डंडे को रैप करके वो सपोर्ट देता है प्लांट्स को आगे बढ़ने के लिए।
जनरल सरफेस ऑफ द रूट, अगर रूट का जो नॉर्मल सरफेस आप देखिए वहाँ से भी रेस्पिरेशन होते हैं। तो अब अगला टॉपिक हमारा बनेगा ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले कुछ पॉइंट एनसीईआरटी के बचते हैं, पेज नंबर 104 के, ये हम कल डील करेंगे और उसके डील कर ही देते हैं। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller, which is finally terminate into balloon-like structure, which are called the alveoli. तो ये हम एक्चुअल में डील कर चुके हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हमारा जो बुक है उसके अंदर से एक एक लाइन एनसीईआरटी के वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ खासकर 9-10 में कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़े जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो हमने अभी सीरीज़ बताया था ऊपर से कि कैसे नॉस्ट्रिल से होते हुए पूरा लंग्स के अंदर अल्वेली तक पूरा सीरीज जाता है, उसी को ये बता रहा है कि स्मॉलर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में ये टूटते चले जाते हैं, टर्मिनेट होते जाते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है अल्वेली। अल्वेली सरफेस प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। वॉल ऑफ अल्वेली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, वो चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके अंदर वो एक्सचेंज होता है गैसेस का। फिर हमने बताया कि जो रिब्स हैं वो कैसे लिफ्ट अप होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उसका ब्लड जो है ब्रिंग करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्ट ऑफ द बॉडी से, फिर अल्वेओली से उसको ऑक्सीजन वापस से मिलता है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इंक्रीजेज, जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज ज़्यादा होगा, अलाउइंग द डिफ्यूजन प्रेशर अलाउन टू टेक केयर ऑफ द रीचिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब बॉडी साइज़ छोटा होगा तो डिफ्यूजन सफिशिएंट है वहाँ पर सारे एक्सचेंज करने के लिए गैसेस का, लेकिन बॉडी साइज जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है ये जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है ये लेस एफिशिएंट होता चला जाता है। तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज़ विच आर डेफिशिएंट ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। तो इसलिए हमें क्या होता है कि जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जाएगा तो ये डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट होता चला जाता है। तो इसी कारण से एक नए ऑर्गन की ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो कि बहुत हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। रिच पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन ये आरबीसी में होता है। और इस काम को करने के लिए हमारे पास लंग्स एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो इस पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को हैंडल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि बहुत ज़्यादा सोल्युबल होता है वाटर में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू आसानी से मूव कर जाता है। लेकिन वहीं ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है। तो इस तरह से जो ब्लड है हमारा दोनों चीज़ को कैरी करता है, ऑक्सीजन को अल्वेओली से ले जाता है सेल तक और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लाता है अल्वेओली को वापस देता है। तो ये दोनों ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सोलुबल है वाटर में, तो वो इसलिए ब्लड में कर पाता है ट्रांसपोर्ट। O2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके और फिर वो दोनों चूँकि होमोग्लोबिन पाए जाते हैं ब्लड के अंदर आरबीसी के थ्रू, तो वो अपना दोनों इस तरह से वो ब्लड में मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। यहाँ पर अगला हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।